तो दोस्तों स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आइए शुरू करते हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स, नागिन का बदला। ये बहुत अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। अवंतिकापुर का राजा दुर्जन सिंह बहुत क्रूर एवं अत्याचारी था। अपनी ही प्रजा को लूटकर राजकोष भरकर उसका खास शौक था। विशाल साम्राज्य होने पर भी उस दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके उन्हें अपने राज्य में मिलाने में उसे विशेष आनंद प्राप्त होता था। एक बार दुर्जन सिंह ने पड़ोसी राज्य विशालगढ़ पर आक्रमण किया। लगातार 4 दिन तक घमासान युद्ध चला। 5वें दिन एक सैनिक ने दुर्जन सिंह के खेमे में जाकर सूचना दी, महाराज की जय हो, हमारे सैनिकों ने विशालगढ़ के किले पर अपनी विजय पताका फहरा दी है। सेनापति वीरभद्र, विजय की घोषणा कर दो, सैनिक को विशालगढ़ लूटने का आदेश दे दो। जो आ गया महाराज। अगले ही दिन विजय के मद में चूर दुर्जन सिंह ने विशालगढ़ का राज सिंहासन ग्रहण किया। सेनापति वीरभद्र, हम आज ही अवंतिकापुर लौटना चाहते हैं, शीघ्र ही लौटने की तैयारी की जाए। मैं तुरंत सभी प्रबंध करवाता हूँ महाराज। विशालगढ़ की विशाल खजाना व लूट का सारा कीमती सामान सैकड़ों हाथी ऊंट घोड़ों पर लदवाया गया और अवंतिकापुर की विशाल सेना ने विशालगढ़ से कूच कर दिया। शाम घिर आने तक वे सब एक जंगल में प्रवेश कर चुके थे। महाराज, रात के अंधेरे में इस घने जंगल को पार करना उचित ना होगा। कृपया पड़ाव डालने की आज्ञा दें। वीरभद्र, हम सभी भी बहुत थक गए हैं, जंगल में ठहरकर कुछ आराम करना चाहते हैं। दुर्जन सिंह के लिए जंगल में भी रंगारंग की व्यवस्था थी। वाह वाह, बहुत खूब नर्तकी, हम तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न हुए। यह मोतियों का हार स्वीकार करो, महाराज की जय हो। अगले दिन प्रातः ही दुर्जन सिंह ने वीरभद्र को बुलाया। वीरभद्र, यहाँ से प्रस्थान करने से पहले हम कुछ देर पास के जंगल में घूमकर प्रकृति की मनोहर छटा का आनंद लेना चाहते हैं। तब तक सबको चलने के लिए तैयार कर होने का आदेश दे दो। जो आ गया महाराज। फिर कुछ ही देर बाद दुर्जन सिंह वीरभद्र के साथ जंगल में घूमने निकल पड़े। जंगल में घूमते हुए दुर्जन सिंह का विचित्र दृश्य देखकर चौंक गया है। दोनों सन्यासी के पास पहुंचे। ओ धूर्त सन्यासी, आंखें खोल और देख, तेरे सामने अवंतिकापुर का महान सम्राट खड़ा है, हमारा अभिवादन कर मूर्ख। लेकिन ईश्वर की तपस्या में लीन सन्यासी पर राजा के शब्दों का कोई असर न हुआ। ओ, इस धूर्त सन्यासी को सबक सिखाना ही होगा। अभी एक पेड़ की ओर के पास विचरण करते एक नाग परिवार को देख दुर्जन सिंह की आंखें चमकने लगी। अरे सांप, एक नहीं तीन तीन अभी एक सांप को मारकर सन्यासी के गले में डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे यह धूर्त आंखें नहीं खोलता। दुर्जन सिंह तलवार लिए सांप के बच्चे की तरफ बढ़ा और पल भर में ही उसने दोनों सपोलों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अपने बच्चे की निर्मम हत्या होते देख क्रुद्ध सांप ने दुर्जन सिंह पर छलांग लगा दी, मगर इससे पहले कि सांप दुर्जन सिंह तक पहुंच पाता, उसके भाले ने उसे भेद डाला। मृत सांप को भाले पर ही लटकाए हुए दुर्जन सिंह तपस्या में लीन सन्यासी के पास पहुंचे और अगले ही क्षण दुर्जन सिंह ने मृत नाग सन्यासी के गले में डाल दिया। हा, धूर्त सन्यासी, तेरे गले में मृत सांप का यह हार कितना सुंदर लगता है। एकाएक सन्यासी का संतुलन बिगड़ा और वह गोल पत्थर से नीचे आ गिरा। वह क्रोधित हो उठ खड़ा हुआ। मूर्ख राजा, मेरे मरे हुए नाग को मेरे गले में डाल तूने मेरा उपहास ही नहीं किया, वरना अपनी मृत्यु को भी निमंत्रण दिया है। जा मूर्ख, एक नागिन ही एक दिन तेरे गले का फंदा बन जाएगी। सन्यासी की आंखों से चिंगारियां की एक प्रचंड लहर निकली और मृत नाग की देह भस्म हो गई। साप देकर सन्यासी जंगल की ओर चल दिया। सेनापति, इस धूर्त की चुटिया को जलाकर नष्ट कर दो।
कुटिया को जलाकर नष्ट कर दो। सन्यासी की कुटिया को खाक में मिलाने के बाद दुर्जन सिंह वीरभद्र के साथ खेमे की ओर लौट गया। उसे नहीं पता था कि मृत नाग की नागिन अभी जीवित है। राजा दुर्जन सिंह, मैं तुझे अपने पति और बच्चों का बदला अवश्य लूंगी। अवंतिका लौटने पर दुर्जन सिंह का भव्य स्वागत हुआ। दुर्जन सिंह को सन्यासी की कोई बात याद नहीं थी। वह अभिमान में खोया विलास में डूब गया। आखिर एक दिन इंतकाम की आग में झुलसती नागिन दुर्जन सिंह के महल तक आ पहुंची। फिर दरवाजे के समीप ही एक खुली खिड़की से राजा के कक्ष में प्रवेश हो गई। बहुत गहरी नींद सोया है राजा। आज मैं तुझे इतनी गहरी नींद सुला दूंगी कि फिर कभी तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी। फिर वह खिड़की से कक्ष में कूद पड़ी। फर्श पर गिरने से उत्पन्न आवाज से रानी की आंखें खुल गई। अरे, यह नागिन भीतर कैसे आ गई? अभी रानी राजा को जगाने की सोच ही रही थी कि रानी तेरे पति ने मेरे पति व 2 बच्चों को मारा है। मैं बदला लेने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी। मैं भी एक नारी हूँ। अपने सुहाग की रक्षा के लिए अपनी जान तक दे दूंगी। तभी नागिन को एक नाग कन्या के रूप में परिवर्तित होते देख रानी चौंक पड़ी। मैं अपना बदला अवश्य लूंगी रानी, मेरे सामने से हट जा, अन्यथा मैं तुझे भी डस लूंगी। तभी रानी ने झपट कर शयन कक्ष में ही बने शिवालय में प्रस्थापित शिव की मूर्ति से त्रिशूल उठा लिया। नहीं नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगी। इस शिव शक्ति में से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ओह, यह शिव त्रिशूल के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। रानी, आज तो इस शिव शक्ति ने तेरा सुहाग बचा लिया, लेकिन अब मैं पहले राजा को नहीं बल्कि राजकुमार उदय को मारूंगी, ताकि इस दंभी राजा को पुत्र बिछोह की पीड़ा का एहसास हो सके। राजकुमार उदय 18 वर्ष में प्रवेश नहीं कर सकेगा। राजा की आंख खुल चुकी थी। उसने नागिन के शब्द सुने तो उसे जंगल की सारी घटना स्मरण हो गई। रानी, आज तुमने हमें बचा लिया, वरना यह नागिन तो हमें डस ही लेती। महाराज, आपने जंगल में एक नाग व उसके 2 बच्चे को मारने की बात मुझे क्यों नहीं बताई? रानी, हम विशाल गढ़ की जीत की खुशी में सब कुछ भूल गए थे, लेकिन अब हमें राजकुमार व अपनी सुरक्षा के लिए सैनिकों को सतर्क करना होगा। उसी दिन राजा ने सेनापति को बुलाया। वीरभद्र, तुम्हें उस सन्यासी का शाप याद है ना? हमने जिस नाग को मारा था उसकी नागिन अभी जीवित है। आज ही वो महल में आई थी। शीघ्र ही राजकुमार की सुरक्षा के लिए महल में सैनिकों को तैनात करा दो। महाराज, वो नागिन अवश्य ही महल के आसपास ही कहीं छुपी होगी। यदि आज्ञा हो तो कुछ सपेरों को बुलाकर उसे पकड़वाने की कोशिश की जाए। ठीक है, लेकिन राजकुमार उदय सिंह का आज से महल से निकलना बंद करा दो और उसकी सुरक्षा के लिए राज्य में श्रेष्ठ योद्धाओं को तैनात कर दो। और राजकुमार उदय सिंह का महल से निकलना बंद हो गया। राज्य के सभी सपेरे को नागिन की खोज के कार्य में लगा दिया गया। लेकिन महाराज, हम असफल रहे। वो नागिन किसी से बदला लेना चाहती है और ऐसी विफरी हुई है नागिन सपेरे के वश में नहीं आती है। सेनापति, इन सब की गर्दन उड़ा दी जाए। दुर्जन सिंह की क्रूरता में कोई कमी नहीं आई थी। समय का पहिया घूमता रहा और एक दिन राजकुमार ने 1,000 वर्ष पूरे कर लिए। रानी, कल उदय का जन्मदिन है। यह दिन हम बहुत धूमधाम से मनाएंगे। स्वामी, मैं राजमहल में इतनी रोशनियां कराऊंगी कि लोग दिवाली को भी भूल जाएंगे। लेकिन क्यों रानी, तुम एकाएक परेशान क्यों हो गई? जल्दी बोलो। खुशी के इस अवसर पर तुम्हारी यह उदासी हमें व्यथित कर रही है। महाराज, शायद आप उस नागिन को भूल गए हैं। उसने कहा था कि वो राजकुमार को अगर 11वें वर्ष में प्रवेश नहीं करने देगी। बेटे के जन्मदिन की खुशी में हम सचमुच भूल गए थे रानी, लेकिन तुम चिंता ना करो। हम महल की इतनी कड़ी सुरक्षा करा देते हैं कि नागिन तो क्या, एक चींटी भी महल में प्रवेश नहीं हो सकती। अगले दिन महल को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था।
दूर दूर के राजा राजकुमार बड़े बड़े उपहार लेकर आए थे। क्षमा कीजिए महाराज की आज्ञा है कि प्रत्येक उपहार को द्वार पर ही खोलकर देख लिया जाए। राजपुरुषों को कानाफूसी होने लगी। समझ नहीं आता हमारे इन उपहारों को क्यों खोलकर देखा जा रहा है। भाई, हम राजा के मित्र हैं, कोई शत्रु तो नहीं। सुना है किसी नागिन ने राजा को साप दिया है। उसी नागिन से सुरक्षा के लिए यह प्रबंध किया गया है। महल के विशाल कक्ष में उपहार और ढेर लग गया था। सभी राजा बड़े से बड़े उपहार देकर राजा दुर्जन सिंह को खुश करना चाहता था। जन्मदिन मुबारक हो राजकुमार उदय, राजकुमार चिरंजीवी हो। तभी राजकुमार उदय को उसके शुभ मित्रों ने घेर लिया। उदय, उत्सव देखकर तो लगता है कि तुम्हारा विवाह उत्सव हो रहा है। अरे, जन्मदिन पर तो महल की दीपों से सजाया है, विवाह पर तो पूरे नगर में दिवाली होगी। अरे उदय, अब बातें ही चलती रहेंगी या मुंह भी मीठा कराओगे? अवश्य राज सिंह, उधर चलो, उधर भोजन और मिष्ठान का प्रबंध है। सभी मित्रों के साथ उदय भोजन कक्ष में पहुंचा। उदय, हमें ही खिलाते रहोगे या स्वयं भी कुछ खाओगे? लो भाई, तुम्हारे आग्रह पर मैं भी एक लड्डू खा लेता हूँ। अभी उदय ने खाने के लिए लड्डू तोड़ा ही था कि अरे, इस लड्डू में यह कीड़ा कैसे आ गया? उदय, फेंक दो उसे और दूसरा ले लो। तभी उदय सिंह ने लड्डू फेंका ही था कि उसमें निकला कीड़ा एक विशाल नागिन में परिवर्तन होने लगा था। इससे पहले कि कोई सैनिक उस नागिन को मारने के लिए बढ़ पाता, नाग कन्या में परिवर्तित हो गई और आगे बढ़कर उसने राजकुमार उदय को अपनी बाहों में जकड़ा और अपने विषैले दंत राजकुमार के मस्तिष्क में गाड़ दिए। राजा, मैंने कहा था ना कि मैं अपना बदला अवश्य लूंगी। मैंने तेरे बड़े पुत्र को मार दिया, अब तेरे दूसरे बेटे विजय की बारी है। राजकुमार विजय के दाम्पत्य जीवन शुरू करने से पहले ही मैं उसे डस लूंगी। विषकन्या को देख वहां मौजूद सभी सैनिकों को जैसे काट मार गया हो। फिर अपने वास्तविक रूप में आकर वो वहां द्वार से बाहर निकल गई। महामंत्री, तुरंत वैद्य को बुलाइए। अभी अधिक देर नहीं हुआ है, वो अवश्य मेरे बेटे को बचा लेंगे। राजवैद्य ने आते ही राजकुमार की नब्ज देखी। महाराज, विष बहुत भयानक है। राजकुमार की देह नीली पड़ चुकी है। नब्ज की गति निरंतर मध्यम होती जा रही है। राजवैद्य, कुछ भी उपाय करो, कोई भी औषधि दो, लेकिन मेरे बेटे को अवश्य बचाओ। महाराज, इस विष का केवल कौस्तुभ मणि ही नष्ट कर सकती है, लेकिन वह मणि कहाँ मिलेगी यह मैं स्वयं भी नहीं जानता हूँ। तभी छोटा राजकुमार अजय सिंह आगे बढ़ा। पिताश्री, अपने भैया को बचाने के लिए मैं इस दुर्लभ मणि को लाऊंगा। आप कुछ दिन तक मेरी प्रतीक्षा अवश्य करें। अगले दिन प्रातःकाल ही अजय सिंह कौस्तुभ मणि की खोज में निकल पड़ा। घने जंगल में भटकता हुआ अजय को महीने बीत गए, लेकिन कौस्तुभ मणि का कुछ पता नहीं चला। कितने दिन हो गए जंगल में भटकते हुए। किस किस से भी पूछा, उसने यही कहा कि इस मणि का नाम तो सुना है, पर पता नहीं कहाँ पर मिलेगी। पता नहीं कब तक यूं ही भटकना पड़ेगा। यदि जल्दी ही वह मणि ना मिली तो भैया को बचाना असंभव हो जाएगा। एक दिन चंदन वन से गुजरते हुए अजय को एक नाग कांटों में फंसा दिखाई दिया। अरे, इसके शरीर से तो रक्त बह रहा है। अगर शीघ्र ही इसे कांटों से बाहर ना निकाला गया तो यह मर जाएगा। लेकिन नहीं, मैं इसे नहीं निकालूंगा। आखिर इसी की जाति भाई सांप ने मेरे भाई को काटा है। तभी राजकुमार अजय के दिमाग में एक दूसरे विचार ने घेर लिया। नहीं नहीं, मुझे इसे बचाना ही चाहिए। किसी एक की दुष्टता का बदला पूरी जाति से तो नहीं लिया जाता। यह सोचकर अजय घोड़े से उतरा और उसने आगे बढ़कर उस सांप को कांटों से मुक्त करा दिया। तभी वह सांप एक नागपुरुष में परिवर्तित हो गया। दयालु युवक, मेरा नाम भुजंग है। तुमने मुझे नया जीवन दिया है, अतः बदले में कुछ भी मांग सकते हो। मित्र, मेरे भाई के किसी सांप ने काट लिया है, इसलिए मैं विषनाशक कौस्तुभ मणि की खोज में निकला हुआ हूँ। वीर युवक, वह मणि तो नागलोक में
स्थापित है। नागराज चित्रराज के महल में रखी है। उस मणि को बड़े सुरक्षा बड़े बड़े विषधर नाग करते हैं। मित्र, तुम तो स्वयं एक नाग हो, तुम तो मुझे नागलोक पहुंचा सकते हो। युवक, मैं तुम्हें नागलोक के बाहर अवश्य ले जा सकता हूं, क्योंकि नागलोक में मेरा प्रवेश निवेश है। मैं एक निष्कासित नाग हूँ। और अगले ही क्षण भुजंग अजय को अपने फन पर बैठाकर नागलोक की ओर उड़ चला। नागलोक के पास पहुंचकर भुजंग ने अजय को नीचे उतार दिया। वह सामने ही नागलोक का द्वार है, यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा। यह मणि रख लो, यह नागलोक में प्रवेश करने में तुम्हारी सहायक सिद्ध होगी। मित्र, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अजय निर्भीकता से नागलोक के द्वार पर पहुंचा। अरे कौन हो तुम? जानते नहीं नागलोक में मनुष्य का प्रवेश निवेश है। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा जान से हाथ धो बैठोगे। अजय ने भुजंग द्वारा दी गई मणि प्रहरी के सामने कर दिया। दोनों की आंखें चौंधिया गई। अवसर का लाभ उठाकर अजय द्वार के भीतर प्रवेश हो गया और भागकर एक उपवन में घुस गया। तभी एक रूपवती सर्पकन्या ने उसे बाहों में भर लिया। वास्तव में यह नागराज का शाही उद्यान था, जिसमें राजकुमारी विषपल्लवली अपनी सखियों के साथ आंख मिचौली खेल रही थी। किसी पुरुष का स्पर्श पाकर उसे एकाएक आंखों से पट्टी उतार दिया। कितना खूबसूरत युवक है, बिल्कुल मेरे सपनों के राजकुमार जैसा। राजकुमार अजय को देखकर सम्मोहित सी हो गई। तभी विषपल्लवली की सभी सखियां वहां एकत्रित हो गई तो राजकुमारी का सम्मोहन टूटा। मनुष्य, कौन हो तुम और तुमने नागलोक में आने की हिम्मत कैसे की है? राजकुमारी, मेरा नाम अजय है। मैं अवंतिकापुर का राजकुमार हूँ और यहाँ कौस्तुभमणि लेने आया हूँ। मनुष्य, तुम्हारी स्पष्टवादिता से मैं बेहद प्रसन्न हुई, लेकिन कौस्तुभमणि को पाना असंभव है। उसे मेरे पिताजी ने बड़े भयंकर नागों के पहरे में रखा है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करूंगी। तुम तब तक नागलोक में रह सकते हो। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। तब तक के लिए विदा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे इसी तरह नए नए अपलोड आप तक पहुँच सके समय पे। चलिए मिलते हैं दूसरे भाग में, तब तक के लिए विदा।